All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed our section 1 of our syllabus. हमने अपनी पिछली क्लास के सबसे आखिरी पार्ट में हमने स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़े थे दैट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं सर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स तो हमने ये आखिरी पार्ट अपने फर्स्ट सेक्शन का कवर किया था तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है हमें इंट्रोड्यूस करने हैं योर पास्ट पेपर्स तो ब्रिंगिंग यू योर पास्ट पेपर्स इंट्रोडक्शन आपके सामने आपके पास्ट पेपर्स को रिकैप करा रहा हूं हमने अपनी बिल्कुल पहली क्लास में जिसे ओरिएंटेशन क्लास का नाम दिया था हमने सर ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आप लोगों को आपके पास पेपर्स से इंट्रोड्यूस कराया था कि देखो बिजनेस के दो पेपर्स होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 जो है वो शॉर्ट केस स्टडीज होती हैं हमारे पास और पेपर 2 ऐसे केस स्टडी होती है हमारे पास पेपर 1 हमारा 80 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 80 मार्क्स का होता है पेपर 1 और 2 दोनों 1 आवर 30 मिनट्स के होते हैं अंडरस्टैंड कीजिएगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम मार्क्स के होते हैं सेम टाइम के होते हैं दोनों में सेम 4 4 4 4 सवाल होते हैं और 20 20 नंबर का एक सवाल होता है बस फर्क ये है कि पेपर 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो सर आज जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो पेपर 1 है अभी हम टोटल आने वाले जितने सेक्शंस हैं सेक्शंस वाइज हम पेपर 1 सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे केस स्टडी ऐसे केस स्टडी जो पूरा एक केस उससे जो पेपर बनता है सर वो टॉपिकल नहीं होता वो मिक्स्ड होता है वो वेरिएबल होता है हर टॉपिक से मिलके पूरा पेपर होता है तो पेपर 2 वी वुड बी अटेम्प्टिंग राइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर सिलेबस लेकिन पेपर 1 हम हर सेक्शन के बाद हम पेपर 1 की प्रैक्टिस करेंगे जैसे आज हम पेपर 1 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्शन 1 के बाद तो ऐसे ही हम सेक्शन 2 के बाद फिर पेपर 1 अटैम्प्ट करेंगे सेक्शन 3 के बाद पेपर 1 अटैम्प्ट करेंगे तो दिस इज हाउ वी वुड बी प्रैक्टिसिंग एंड गेटिंग नोइंग टू पेपर 1 और पेपर 2 हम राइट आफ्टर सिलेबस कंप्लीट करेंगे स्टार्ट करेंगे तो अंडरस्टैंड कीजिएगा पेपर 1 में जरा फोकस कीजिएगा पेपर 1 की अगर आपके सामने बात करूं ओवर हेयर यहां पे आज का जो हमारा मोटिव है सर वो पेपर 1 है तो फोकस कीजिएगा मैं आपके सामने यहां पर पेपर 1 से रिगार्डिंग आपको जरा एक स्केच दे दूं कि पेपर 1 कैसा दिखता है मार्किंग क्या क्या है और मार्किंग किस बेसिस पर होती है तो फोकस कीजिएगा हमारा जो पेपर 1 है सर 4 क्वेश्चंस 4 सवाल होते हैं ईच ऑफ 20 मार्क्स 4 सवाल होते हैं हर एक सवाल 20 नंबर का होता है और हर एक सवाल के साथ एक केस स्टडी होती है हर एक सवाल के साथ एक छोटा सा केस होता है और उस केस से रिलेटेड 20 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो 20 मार्क्स के तो नोट कीजिएगा पार्ट ए होता है 2 मार्क्स का पार्ट बी एक दफा फिर से 2 मार्क्स का पार्ट सी होता है 4 मार्क्स का पार्ट डी होता है 6 मार्क्स का और पार्ट ई होता है 6 मार्क्स का अब आप देखें 2 2 4 4 4 8 8 12 20 मार्क्स का ये आपका हर एक सवाल होता है क्वेश्चन 1 भी यही 5 पार्ट्स में होगा क्वेश्चन 2 5 पार्ट्स क्वेश्चन 3 5 पार्ट्स
क्वेश्चन 4, यही 5 पार्ट्स पे आपका हर एक क्वेश्चन बेस करेगा 20 मार्क्स का। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, फोकस कीजिएगा। बिजनेस की आई बीन टीचिंग अकाउंटिंग एंड बिजनेस फॉर पास्ट 16 ईयर्स, आपको ये पता है ऑलरेडी। और ओरिएंटेशन क्लास में ये बात मैंने बताई थी कि आई बीन टीचिंग अकाउंटिंग एंड बिजनेस फॉर पास्ट 16 ईयर्स। और ओ लेवल्स तो पहले दिन से पढ़ा रहा हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओ लेवल्स बिजनेस के बारे में एक बहुत बड़ी बात, एक हमारे सामने विद स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स के थ्रू, फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू ये बात हमारे सामने आती है कि अपेरेंटली बिजनेस का सिलेबस आसान है। बिजनेस का सिलेबस कोई कोई बियॉन्ड द वर्ल्ड नहीं है। कोई कोई ऐसी बात हम सिलेबस में नहीं पढ़ रहे होते जो बियॉन्ड द वर्ल्ड हो, एलियन हो, अननोन हो। स्टूडेंट बोले नहीं सर ये तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, इट इज गोइंग ओवर द हेड। बिजनेस के सिलेबस में, पूरे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे बताएं, हमने सेक्शन 1 पढ़ा तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज फील हुई जिसमें आप बोलो यार ये क्या अजीब सी बात है, ये तो बहुत ही, ये तो समझ में ना आने वाली बात है। पूरे सेक्शन 1 में आपने 5 चैप्टर्स और इतने सारे टॉपिक उसके अंदर पढ़े। क्या आप लोगों को कोई एक ऐसी चीज फील हुई कि जो आप बोलो नहीं सर ये बहुत एलियन है, दिस इज एबनॉर्मल? ऑब्वियसली नॉट। नो, है ना? नहीं। व्हाट अबाउट मरियम? मरियम, डू यू फाइंड एनीथिंग इन आवर सेक्शन 1 एलियन, अजीब सी, ना समझ आने वाली बात? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके रिलेटिव है ना, रिलेटिव, इसके रिलेटिव अकाउंटिंग समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ये क्यों हो रहा है, और सर ये क्यों हो रहा है, वहां पे ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। वहां पे अकाउंट्स में ये वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बिजनेस में ये क्वेश्चन नहीं बनते। बिजनेस रिलेटिवली हमें आसान होती है, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छे रिजल्ट्स की परसेंटेज बहुत कम होती है। अकाउंटिंग के मुकाबले बिजनेस के एज नीचे हैं। अकाउंटिंग के कंपैरेटिवली बिजनेस के एज और ए स्टार्स नीचे हैं। बिजनेस में ज्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट बी और सी लेके बैठे हुए होते हैं। अब ये मैं नहीं क्लेम करता, ये कैम्ब्रिज अपने थ्रू आउट पास 10-12 ईयर्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे ये बात कहता है कि भाई बिजनेस के रिजल्ट्स अकाउंटिंग से नीचे होते हैं। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा भाई, एज अ टीचर, एज अ बिजनेस अकाउंटिंग टीचर, बिजनेस टीचर, इट्स अ वेरी ह्यूज कंसर्न फॉर अस एज वेल। यार ये कैसे हो सकता है, सिलेबस इतना आसान है, पेपर में रिजल्ट्स जो है बच्चों के नहीं आते। उसका रीजन है, उसका बहुत बड़ा रीजन है, स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये आ जाता है कि क्या वो अटेम्प्ट सही है? जो आपने लिखा वो आपके हिसाब से तो सही है, आपके हिसाब से क्या वो एग्जामिनर के हिसाब से सही है? जो आप लिख रहे हो क्या वो सवाल है? जो आप आंसर दे रहे हो क्या इवन वो सवाल है? और क्या एग्जामिनर वो मांग रहा है? ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आपको पता है बिजनेस की जो मार्किंग है ना, मार्किंग, ये 2 मार्क्स, पार्ट ए और बी के, ये पार्ट सी के 4 मार्क्स, पार्ट डी और ई के 6 मार्क्स, दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। They are based on certain criteria. Now, the problem arises when students fail to fulfill those criteria. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो आपके बिजनेस की मार्किंग है, जो आपके बिजनेस के पेपर की मार्किंग है, सर वो 4 क्राइटेरियाज पे डिपेंड करती है। दैट डिपेंड्स ऑन 4 मेन क्राइटेरियाज। सर सबसे पहला हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है के। के मीन्स नॉलेज, के मीन्स नॉलेज। अब नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा,
definition, definitions, knowing the terms, सिलेबस, जो सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके बारे में आपको जो पता है वो नॉलेज है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्टेक होल्डर, आप बताएंगे स्टेक होल्डर्स आर पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस। तो सर ये नॉलेज है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सर ये नॉलेज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज एडेड वैल्यू, आप बता रहे हैं इट इज एडिंग फीचर्स टू द प्रोडक्ट सो दैट हायर प्राइजेस कैन बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, सर ये नॉलेज है। दिस इज नॉलेज, दिस इज कवरिंग ऑफ द सिलेबस, दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। तो जो सिलेबस आपको मैं पढ़ा रहा हूं आपको पता चल रहा है, दैट इज नॉलेज। अब नोट कीजिएगा, नॉलेज के बाद एग्जामिनर जो सेकंड क्राइटेरिया सेट करता है मार्किंग का वो होता है ऐप, एप्लीकेशन, इसे कहते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का क्या मतलब है? कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब केस। तो अब जो आपको मैंने ये बताया कि चार छोटे केसेस होते हैं पेपर वन में, चार सवाल, चार छोटे केसेस। अब उस केस में जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये बिजनेस है, सोल ट्रेडर है, तो सोल ट्रेडर एप्लीकेशन है। ये बिजनेस है, लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी एप्लीकेशन है। ये बिजनेस है, 2000 एम्प्लॉयज हैं, 25 ब्रांचेस हैं, गाड़ियां बनाते हैं, आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो केस में दिया हुआ है, केस में रहते हुए बात करनी है एप्लीकेशन, जनरल बात नहीं करनी, जनरल बात नहीं करनी। वो जो केस दिया हुआ है, 4 लाइनों का, 5 लाइनों का, 3 लाइनों का, जितनी लाइन का केस दिया हुआ है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसे यूज करना है एप्लीकेशन, उस कॉन्टेक्स्ट में रहना है, जनरल बात नहीं करनी, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया सेट करता है एग्जामिनर, तीसरी जो चीज एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है सर वो है एन, एनालिसिस, वो है एन, एनालिसिस। नाउ व्हाट इज एनालिसिस, फोकस कीजिएगा, व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस को कहते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट्स, और टू साइड्स। मतलब टू साइड्स का मतलब, यहां पे लिख रहा हूं टू साइड्स का मतलब एडवांटेज एंड ड्रॉबैक। तो अब आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट, चेन रिएक्शन, कि इससे ये होगा, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। हम जब ये बात एग्जामिनर को अपने आंसर में बताते हैं तो एग्जामिनर कहता है अच्छा ये रहा एनालिसिस। जब एग्जामिनर कहता है भाई एनालाइज करो, तो एनालाइज करने का मतलब है कि एग्जामिनर हमसे कॉज एंड इफेक्ट मांग रहा है कि ये होगा तो ये होगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एग्जामिनर पूछना चाह रहा है एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, कि भाई एक वर्कफोर्स है जिसकी मोटिवेशन हाई है, हाँ एक वर्कफोर्स है जिसकी मोटिवेशन हाई है, तो वो कह रहे हैं एनालाइज करो इसकी इंपॉर्टेंस। तो हम बताएंगे मोटिवेटेड वर्कफोर्स होने से क्या होगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मोटिवेटेड वर्कफोर्स होने से वर्कफोर्स जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होने से उसके विलिंग टू वर्क ज्यादा होगा, जब विलिंग टू वर्क ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट उनकी एफिशिएंसीज हाई होंगी, जब एफिशिएंसीज हाई होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होंगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो डायरेक्ट प्रॉफिट तक नहीं पहुंचे, हमने ये नहीं बोला कि मोटिवेटेड वर्कफोर्स होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ ये बात
ठीक है, लेकिन सर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बीच में बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट हैं। तो इफेक्ट तक हमें जाना है कि भाई अगर मोटिवेटेड वर्कफोर्स होगा तो उससे क्या होगा, चेन बनानी होती है, उसे एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस एक तो ये होता है, दूसरा टू साइड्स आर्ग्यूमेंट्स भी होता है। आर्ग्यूमेंट, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज एग्जामिनर पूछ रहा है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वो एग्जामिनर कह रहा है एनालाइज करो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने से क्या इंपॉर्टेंस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है, एनालाइज करो। तो अंडरस्टैंड करना, अब हम यहां पे ये बताएंगे कि सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एडवांटेज भी हैं, फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो टू साइड्स आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो जब आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, दो तरफा बात कर रहे होते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एंटरप्रेन्योर होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एनालिसिस, एनालिसिस कि जब हम एडवांटेज और ड्रॉबैक्स, प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, वन साइड दूसरी साइड ऑपोजिट साइड, जब उसकी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, वी आर केटरिंग एनालिसिस, हम एनालिसिस को कवर कर रहे हैं उस मौके पर। तो अब आप देखो, ये हो गए तीन फैक्टर्स, 14 फैक्टर होता है हमारे पास। जो 14 मार्किंग क्राइटेरिया है वो है ईवी। ये ईवी कार्स आजकल बहुत चल रही है ना, तो ईवी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, ये इवैल्यूएशन है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, ये इवैल्यूएशन है। ईवी मींस इवैल्यूएशन। सर क्या होता है इवैल्यूएशन, तो नोट कीजिएगा, ई इवैल्यूएशन मतलब कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ठीक है, जजमेंट। जब हम कंक्लूड करेंगे चीजों को, जब हम अपने आर्ग्यूमेंट को, जो हमने एनालिसिस पॉइंट ऊपर रेस किया है, जब हम उसे कंक्लूड करेंगे, या हम एग्जामिनर को कुछ रिकमेंड करेंगे, या अपना जजमेंट दे रहे होंगे, या फिर जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे, जस्टिफिकेशन, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं कि इन द एंड ये बेहतर है, इन द एंड ये होना चाहिए, इट इज रिकमेंडेड दैट ये करें, इन माय जजमेंट, इन माय ओपिनियन इट कैन बी सेड दैट, ये इट इज जस्टिफाइड दैट, बात आगे करेंगे। तो जब हम फाइनल वर्डिक्ट दे रहे होते हैं तो उसे हम कंक्लूजन, इवैल्यूएशन कहते हैं। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो आपके 20 मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं ना, 20 मार्क्स, ये जो 20 मार्क्स हैं बच्चों, ये 20 मार्क्स आपका क्राइटेरिया फॉलो कर रहा होता है। सर क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहा होता है, पहले पार्ट में एग्जामिनर ओनली लुक्स फॉर नॉलेज, 2 नंबर है, पार्ट ए, दोनों नॉलेज के, वो हैं ही दोनों नॉलेज के, उसमें और कुछ टेस्ट नहीं होगा, नॉलेज टेस्ट होगी बस। ये जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी, इसमें या तो कहीं कहीं नॉलेज टेस्ट होगी या कहीं कहीं एप्लीकेशन टेस्ट होगी। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, अक्सर पार्ट बी में एग्जामिनर डेफिनेशन मांग लेता है, अक्सर पार्ट बी में एग्जामिनर डेफिनेशन मांग लेता है, डिफाइन, एक्सप्लेन। तो अंडरस्टैंड करना, वो 2 मार्क्स हो गए नॉलेज के। लेकिन अगर एग्जामिनर ने केस से कोई वर्ड उठा के उसके बारे में बात की है, उसके बारे में कि बताओ ये क्या क्या हो सकता है, तो फिर वहां पर एप्लीकेटरी वर्ड होगा, वहां पे एप्लीकेशन आएगा। परेशान नहीं होइएगा, हो सकता है इस वक्त आप बोलेंगे सर ये क्या, कैसे एप्लीकेशन, वो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये एप्लीकेशन है और ये नॉलेज है, और मैं आपको बताता भी रहूंगा। पार्ट सी, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट सी सबसे इंपॉर्टेंट,
सर 4 नंबर, दो नॉलेज एंड दो एप्लीकेशन, ये मार्क्स पार्ट सी 4 नंबर। ये है दो नॉलेज और दो एप्लीकेशन। इसका मतलब ये यहां एग्जामिनर आपसे नॉलेज का सवाल केस से रिलेटेड पूछेगा। केस से रिलेटेड तो आपको केस से लिंक करना पड़ेगा, जिसे एप्लीकेशन कहते हैं। फिर पार्ट डी आ जाता है हमारे पास, टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन, टू एप्लीकेशन एंड टू एनालिसिस। तो ये हमारे पास पार्ट सी बनता है। अब सॉरी, पार्ट डी बनता है, टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन एंड टू एनालिसिस। 2 मार्क्स नॉलेज के होते हैं, 2 नंबर एप्लीकेशन के होते हैं, और 2 नंबर एनालिसिस के होते हैं। जो नॉलेज आपने रेस की है, अब उसे एनालाइज करो, कॉज एंड इफेक्ट तक बताओ। जो पॉइंट आपने रेस किया है, कोई भी पॉइंट रेस किया है आपने पार्ट डी में, आपसे एग्जामिनर ने पूछा एडवांटेज, आपने एडवांटेज बताया। अब उस एडवांटेज का कॉज एंड इफेक्ट तो बताओ, इफेक्ट तो बताओ, आगे क्या होगा उस एडवांटेज से, क्या होगा। अगर आप एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि कोई एक तरीका बताओ, मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने पूछा एडेड वैल्यू का एक तरीका बताओ, तो अब आपने जो एक तरीका बताया वो तो नॉलेज हो गई, उससे होगा क्या आगे इफेक्ट बताएंगे, वो एनालिसिस कहलाता है। एंड बाय कीपिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, रिमेनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, केस में रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे, तो वो एप्लीकेशन हो गया। ये हो गया पार्ट डी। अब आ जाते हैं सबसे आखिरी पार्ट पे, पार्ट ई। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जनरल क्वेश्चन होता है, ये केस से रिलेटेड नहीं होता। ये केस से रिलेटेड नहीं होता, ये जनरल क्वेश्चन होता है। ये चेंज आपके सिलेबस में, पेपर में 2023 के बाद आया। 2023 से पहले पार्ट ई यूज टू बी द पार्ट ऑफ द केस, केस का पार्ट होता था। बट पोस्ट 2023 के बाद आपके सिलेबस में, आपके पेपर में ये चेंज आया कि पार्ट ई अब जनरल क्वेश्चन होता है। इट इज अ जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन का मतलब ये कि सर इसमें एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं है, तो इसका मार्किंग क्राइटेरिया है टू नॉलेज, टू एनालिसिस एंड टू इवैल्यूएशन। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके पेपर में नॉलेज की है। आप देखो, आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिनिमम 8 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स हर सवाल में नॉलेज के मौजूद हैं, नॉलेज के। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। आपके पेपर में 8 नंबर मिनिमम, मिनिमम, अगर आप इसको हटा दो, ये इधर ही बस एक ही जगह है और, बाकी सब जगह नॉलेज के मार्क्स हैं। ये नॉलेज के मार्क्स हैं, ये कंफर्म, ये कंफर्म, ये कंफर्म। 8 नंबर नॉलेज के कंफर्म है। अगर ऑप्शन मिला तो 10 नंबर हो जाएंगे। 10 मीन्स हाफ, दैट मीन्स 50% ऑफ योर वेटेज इज नॉलेज। इसका मतलब जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो क्लासेस जो हम ले रहे हैं, जो जो डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, वो जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% वेटेज है उनका। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज है, आप देखो सर, वो एप्लीकेशन का है। मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स। मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स। ये मैक्सिमम 6 मार्क्स एप्लीकेशन के, वरना मिनिमम 4 मार्क्स तो है ही है एप्लीकेशन के। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, मैं आपको इधर प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है, ये ओवर टाइम स्टूडेंट्स की वर्किंग के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया। आई हैव आइडेंटिफाइड एटलीस्ट दिस थिंग कि स्टूडेंट्स फोकस सारा वो इवैल्यूएशन के ऊपर लगाए हुए होते हैं। बड़े परेशान होते हैं ना इवैल्यूएशन को लेके, सर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। भाई एक सवाल में इवैल्यूएशन के 2 नंबर हैं एट मैक्सिमम, एट मैक्सिमम 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं एक सवाल में। फोकस होना चाहिए आपका नॉलेज और एप्लीकेशन पे। जैसे जैसे नॉलेज और एप्लीकेशन का यूजेज आपको आएगा, आप एनालिसिस और इवैल्यूएशन खुद इंप्रूव करना शुरू कर देंगे।
तो ये होता है हमारा पेपर क्राइटेरिया, ये होता है हमारा मार्किंग क्राइटेरिया। दिस इज व्हाट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर इन द आंसर। प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट जो आंसर लिख रहा होता है उसके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से तो वो बड़ा बेहतरीन आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है, डज द स्टूडेंट फॉलो द क्राइटेरिया? क्या उसने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया जिस क्राइटेरिया की बेसिस पे मार्किंग होनी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको आज की क्लासेस ऑनवर्ड्स यही सिखाने जाऊंगा कि हमें आंसर कैसे करना है, हाउ टू आंसर। स्टार्ट करें? यस प्लीज। आमना, मरियम, shall we start? Shall we start? Yes sir, yes sir. All right, so introducing you to your very first past paper practice। ये देखिएगा, ये हमारे पास सवाल है फ्रॉम पास्ट पेपर पेपर वन। पास्ट पेपर पेपर वन से हमारे पास ये क्वेश्चन है। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा किस तरीके से हम इसको अटैम्प्ट करेंगे, क्या क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में एक एक चीज सुकून से पढ़ेंगे। तो फॉलो कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक रिकमेंडेशन आपको दूंगा। ये रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। I am a business trained certified Cambridge instructor, trained by Vandy. She is business Cambridge syllabus head. So when I was under the training of Vandy, so she focused on this thing. कि Pakistani students have this problem. They do not highlight, they do not highlight द केस। वो केस पढ़ते तो हैं लेकिन केस को हाईलाइट नहीं करते। और जब वो केस को हाईलाइट नहीं करेंगे तो हाउ वुड दे क्रिएट द एप्लीकेशंस इन माइंड? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एप्लीकेशंस इन माइंड के केस किस बारे में है। तो वेंडी emphasize this thing कि we should always carry a pencil while reading the case। तो ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। ये उसके उनकी उस बात के बाद से मैंने हमेशा अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करना शुरू किया कि जब भी आप पास पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, केस पढ़ रहे हो, तो आपने पेंसिल अपने साथ रखनी है, पेंसिल हाथ में रखनी है। और पेंसिल केस पढ़ते हुए आप एप्लीकेशन हाईलाइट करते जाएंगे। केस पढ़ते वक्त आप एप्लीकेशन को हाईलाइट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हाईलाइट करेंगे वो भी देखिएगा। आपके सामने केस स्टार्ट कर रहा हूं। BKH इज अ लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आप देखें, मैंने चार चीजें हाईलाइट की है यहां पे। BKH नाम है, एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि BKH के अलावा ABC भी हो सकता था, यहां तो कुछ भी हो सकता था। XYZ इज अ लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दैट डज नॉट मेक्स BKH और XYZ एन एप्लीकेशन। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करना शुरू कर देते हैं अपने आंसर में और कहते हैं देखें सर एप्लीकेशन। नहीं 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 नहीं, एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के काम में है, ऑर्गेनाइजेशन की पहचान में है। तो पता चला BKH एक लार्ज, ये स्मॉल भी हो सकती थी, लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये सोल ट्रेडर भी हो सकता था, राइट? ये सोल ट्रेडर भी हो सकती थी, पार्टनरशिप भी हो सकती थी। नहीं सर, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दैट इज एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है। तो BKH इज अ लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एप्लीकेशन। इट हैज 2000 employees across 18 locations। तो नोट करना, इसके 2000 एम्प्लॉयज हैं। 1000 भी हो सकते थे, 500 भी हो सकते थे, 20,000 भी हो सकते थे। 2000 एम्प्लॉयज हैं। एप्लीकेशन 18 लोकेशंस, एप्लीकेशन। BKH sells a range of insurance products इंक्लूडिंग हाउस एंड कार इंश्योरेंस। तो आप नोट कीजिएगा, कह रहा है BKH जो है
वो रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इंक्लूडिंग हाउस एंड कार इंश्योरेंस, गाड़ियां और घर की इंश्योरेंस मिलाकर रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बीकेएच सेल करता है। बीकेएच शेयर होल्डर्स वांट द बिजनेस टू इंक्रीज प्रॉफिट। अब बीकेएच के शेयर होल्डर ये चाहते हैं, ये कुछ और भी चाह सकते थे, ये कुछ और भी चाह सकते थे, लेकिन फिलहाल ये चाहते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो। मैनेजिंग डायरेक्टर knows increasing profit can conflict with the objectives of other stakeholder groups। अब आप देखें, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीकेएच, उसको ये बात पता है कि अगर हम शेयर होल्डर्स के लिए बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज करने जाएंगे तो बाकी स्टेक होल्डर ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अंडरस्टैंड करना, ये इसको बात पता है और बताया है तो एप्लीकेशन है। मैनेजिंग डायरेक्टर को ये बात पता है कि बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज करने से बाकी स्टेक होल्डर ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। शी सेड private sector businesses have different objectives to public sector organizations. BKH is also planning to expand by taking over another insurance company। तो सर अब बीकेएच जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करने का सोच रही है बाय टेकिंग ओवर अनदर इंश्योरेंस कंपनी, एक और इंश्योरेंस कंपनी को टेक ओवर करके वो एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। तो आपने नोट किया कितने सारे एप्लीकेशन पॉइंट्स मौजूद हैं हमारे पास। ऑलराइट, तो नोट कीजिएगा, अब हमारे पास ये केस हो गया बीकेएच का। सारी इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास सर पार्ट ए में सबसे पहले क्या मौजूद है, नोट कीजिएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि सर पार्ट ए जो है ये 2 मार्क्स का होता है और इसमें दोनों नंबर नॉलेज के होते हैं हमारे। आपसे कह रहा है डिफाइन पब्लिक सेक्टर, आपसे कह रहा है डिफाइन पब्लिक सेक्टर। 2 मार्क्स, 2 नंबर नॉलेज के देने हैं। तो नोट कीजिएगा, यहां पे लिख रहा हूं दोज ऑर्गेनाइजेशंस, गौर तो देखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं दोज ऑर्गेनाइजेशंस स्लैश बिजनेसेस विच आर owned and controlled by the government। डन, दैट इज इट। पब्लिक सेक्टर, पूरी बात बता दी सर। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो बिजनेसेस हैं जो कि गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल करती है। डन, 2 मार्क्स, डन। कुछ और नहीं करना आपने, बट यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। बिल्कुल सिंपल बात करनी है, कोई फैंसी थिंग नहीं, नो फैंसी वर्ड्स, नो ड्रामा, नथिंग। और इसके अलावा और भी वर्किंग क्या हो सकती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बिजनेसेस, ये एक डेफिनेशन है, या मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ी सी जगह मुझे यहां पे आराम से मिल जाएगी, तो आपके सामने मैं इसकी मल्टीपल वर्किंग्स आपको दिखा देता हूं। ये लीजिए, तो ये हो गई हमारे पास पहली डेफिनेशन कंप्लीट। 2 मार्क्स में ये डन हो गया। एक और भी देख ले, हो सकता है आप बोलेंगे सर क्या इसको और किसी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, हर स्टूडेंट एक ही तरीके से तो बात नहीं करेगा ना। businesses that comes under government with an objective of providing services।
देखो जरा, पूरी बात हो गई, पूरी बात। वो बिजनेसेस जो कि गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, जिनका ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना, पूरी बात हो गई, डन। तो अब आप मुझे बताएं, क्या पब्लिक सेक्टर में एग्जैक्टली हमने यही पढ़ा था? यस प्लीज। क्या पब्लिक सेक्टर में हमने एग्जैक्टली यही पढ़ा था? हमने पब्लिक सेक्टर में यही पढ़ा था। सर ये वो बिजनेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिनका मोटिव होता है सर्विसेज देना। देखो यही बात लिखी है, दो अलग अलग अंदाज में लिख दी, लेकिन मकसद एक ही है। और मार्क्स क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, नॉलेज क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर पार्ट बी, डिफाइन प्रॉफिट। पार्ट बी, डिफाइन प्रॉफिट। अब अंडरस्टैंड करना, यहां वंस अगेन डेफिनेशन मांग रहा है, यहां वंस अगेन डेफिनेशन मांग रहा है। तो इसका मतलब इस दफा एप्लीकेशन के नंबर नहीं है, इस दफा पार्ट बी में नॉलेज के नंबर हैं। ये पार्ट बी में नॉलेज के नंबर हैं, नोट कीजिएगा। ऊपर भी पार्ट ए में नॉलेज के नंबर थे, अब यहां पे भी नॉलेज के नंबर हैं। इस सवाल में पार्ट बी डू नॉट हैव एनी एप्लीकेशन मार्क्स, कोई एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं है। पार्ट बी सिंपल पूछ रहे डिफाइन करो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपकी नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है सिलेबस की। नोट कीजिएगा, प्रॉफिट एक्सप्लेन करता हूं बहुत सिंपल तरीके से, ये एक्सप्लेन हो जाएगा। प्रॉफिट, नोट कीजिएगा, इट इज द अमाउंट लेफ्ट after deducting all the business costs from its revenues। अब सर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस काम कर रहा है, तो बिजनेस कुछ ना कुछ रेवेन्यू कमाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज बीकेएच यहां पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचेगा, इंश्योरेंस बेचेगा, इंश्योरेंस की सर्विस देगा। सुनिएगा गौर से, तो बीकेएच रेवेन्यू कमाएगा, इनकम अर्न करेगा, राइट। इस इनकम के अगेंस्ट बिजनेस की कॉस्ट भी लगेगी, इस इनकम के अगेंस्ट बीकेएच की कॉस्ट लग रही होगी। उसके 2000 एम्प्लॉयज हैं, उनकी वेजेस, सैलरीज, जो इंश्योरेंस है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, 18 लोकेशंस हैं उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट, डायरेक्टर्स हैं उनकी वेजेस, सैलरीज, यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, बहुत सारे खर्चे। तो वो खर्चे माइनस करने के बाद रेवेन्यू में से, इनकम में से वो खर्चे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है, सर हम उसे प्रॉफिट कहते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पे इनकम्प्लीट बात भी की जा सकती है, एक नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। कंप्लीट डेफिनेशन अकाउंट्स फॉर 2 मार्क्स, इनकम्प्लीट डेफिनेशन जिसमें मतलब एक कंप्लीट बात नहीं हो रही। प्रॉफिट, डिफाइन प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट की कंप्लीट बात नहीं की, तो पॉसिबिलिटी है कि एक नंबर मिल जाए। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने बोला, एग्जामिनर ने पूछा डिफाइन प्रॉफिट, किसी स्टूडेंट ने ये जवाब लिख दिया, प्रॉफिट इज वन ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, प्रॉफिट इज वन ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। बात गलत नहीं है, लेकिन बात इनकम्प्लीट है। इससे प्रॉफिट के बारे में नहीं पता चल रहा, बस आपने ये बता दिया कि प्रॉफिट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन प्रॉफिट क्या है वो नहीं बताया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन मार्क, इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन, दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन, सो दिस मे क्वालिफाई फॉर 1 मार्क। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब डेफिनेशंस की बात हो तो आपने बहुत इज्जत से प्रॉपर डेफिनेशंस देनी है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि डेफिनेशंस की, नॉलेज की जरा इंपॉर्टेंस तो देख लो।
सर मिनिमम 8 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स है नॉलेज के। यू कैन नॉट इग्नोर दिस, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। अब आप मुझे बताएं, क्या पार्ट ए और बी क्लियर हैं? क्या पार्ट ए और बी क्लियर हैं? यहां तक क्लैरिटी है? परफेक्ट। आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ, आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, पार्ट सी पे फोकस कीजिएगा। यहां आपको एक ट्विस्ट मिलने वाला है, यहां आपको एक ट्विस्ट मिलने वाला है। मैं यहां पे पार्ट सी पे नोट करना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। पार्ट सी, टू नॉलेज एंड टू एप्लीकेशन, राइट? टू नॉलेज एंड टू एप्लीकेशन, फोकस कीजिएगा पार्ट सी, टू नॉलेज एंड टू एप्लीकेशन। और और देखिएगा गौर से, ये क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, और फोर एप्लीकेशन, सॉरी, फोर नॉलेज। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। सर कभी कभार, बहुत रेयर, इट्स नॉट द केस ऑलवेज, इट्स नॉट द केस ऑलवेज, कभी कभार ऐसा पार्ट सी आ जाता है जहां एग्जामिनर आपसे ऐसा सवाल पूछ लेता है कि जहां चारों नंबर नॉलेज के आ गए। टेक्निकली कमिंग फ्रॉम द केस, वो नॉलेज और एप्लीकेशन मिक्स ही हो रहा होगा, लेकिन इसमें एप्लीकेशन के प्रिसाइजली कोई खास नंबर नहीं है, चारों मार्क्स नॉलेज के आपके पास, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होगा। अब आप, हो सकता है इस वक्त आप परेशान हो और ये पूछ रहे हो, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एप्लीकेशन के नंबर हैं या नहीं? तो आप देखो यहां पे फोर वेज कह रहा है, फोर वेज। अगर यहां पे लिखा होता ना आइडेंटिफाई टू वेज, तो पूरा सवाल होता आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू वेज। तो अंडरस्टैंड करना, जब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन की बात होती है, तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है नॉलेज, और एक्सप्लेन का मतलब होता है एप्लीकेशन। वहां पर उस वक्त एप्लीकेशन की बात कर रहा है पार्ट सी में। और अगर यही पार्ट डी में पूछ रहा होता है, तो फिर वहां एक्सप्लेन का मतलब एनालिसिस हो जाता है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता और सीखते जाएंगे। यहां पर आपको जब टू वेज मिले, तो इसका मतलब टू फॉर नॉलेज, टू फॉर एप्लीकेशन। जैसे हम क्वेश्चन टू को अगर देखें, ये तो क्वेश्चन वन का पार्ट सी है ना, ये देखो जरा क्वेश्चन टू का पार्ट सी, जरा क्वेश्चन टू का पार्ट सी देखो। कह रहा है आउटलाइन टू रीजंस, आउटलाइन टू रीजंस। तो यहां यहां दो रीजंस मांगी हैं, तो इसका मार्किंग है टू नॉलेज एंड टू एप्लीकेशन। इसकी मार्किंग है प्रिसाइजली टू नॉलेज एंड टू एप्लीकेशन। इसी तरीके से अगर मैं आपको क्वेश्चन थ्री दिखाऊं, क्वेश्चन थ्री को गौर से देखिएगा, तो क्वेश्चन थ्री का पार्ट सी फिर से कहता है आइडेंटिफाई फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चारों नंबर नॉलेज के हैं, ये चार नंबर नॉलेज के हैं। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में, क्वेश्चन टू के पार्ट सी में, टू रीजंस मांगे थे, तो दो नॉलेज दो एप्लीकेशन के थे। और जो पहला सवाल है हमारा, जिसमें वंस अगेन फोर वेज मांग रहा है, तो सर इस सवाल की मार्किंग है फोर नॉलेज, इस सवाल की मार्किंग है फोर नॉलेज, चारों नॉलेज के हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन becomes very easy to score. यूजुअली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पार्ट सी में आपकी एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं हैं, सिर्फ नॉलेज के हैं, रिलेटिवली इजियर टू स्कोर। तो देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई फोर वेज टू मेजर द साइज ऑफ अ बिजनेस। क्या हमने मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस का चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है हाउ टू मेजर बिजनेस साइज, वाई टू मेजर बिजनेस साइज, हु मेजर बिजनेस साइज, हमने ये पढ़ा है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस का साइज मेजर करने के चार तरीके मांग रहा है। नोट कीजिएगा,
सर पहला तरीका, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपको यहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आपको यहां कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफाई बोला है तो आइडेंटिफाई करके देना है। पहला तरीका है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा तरीका है वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखो, ये भी हमने पढ़ा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उसके थ्रू बिजनेस के साइज को मेजर कर लें। वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल लगा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, डॉलर, कितनी मशीनरीज की बात हो रही है। नंबर 3, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट हम बना रहे हैं उसकी बात कर लो, कितने आउटपुट जो बन रहा है उसकी वैल्यू क्या है। चौथा, सेल्स रेवेन्यू। राइट। स्टूडेंट कहता है कि सर कोई और तरीका है। हाँ बिल्कुल है भाई, एक और तरीका भी देख लो। मैं यहां पे लिख देता हूं वे 5, कोई परेशानी की बात नहीं है। वे 5, एक और तरीका भी है हमारे पास, नोट कीजिएगा। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर से भी बिजनेस का साइज मेजर किया जा सकता है। तो देखो, ये है नॉलेज के मार्क्स। इधर आपसे 4 वेज मांगे हैं, ये आपके नॉलेज के हैं। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, यस प्लीज। क्या यहां तक क्लैरिटी है? क्या पार्ट A B C समझ आ गए?